वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम आरबीएससी 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मानव तंत्र। ये 6 नंबर का चैप्टर है, जिसकी मार्किंग स्कीम है 1+5। 1 नंबर का तो छोटा प्रश्न रहेगा, अति लघुतरात्मक प्रश्न रहेगा, और 5 नंबर का निबंधात्मक प्रश्न रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कोशिका किसे कहते हैं? शरीर की मूलभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। मतलब जिस शरीर की संरचना का सबसे छोटा भाग और शरीर जिस प्रकार कार्य करता है उसका छोटा भाग, मतलब ऐसी इकाई या ऐसा भाग जो कि शरीर की संरचना का निर्माण करता है और शरीर को कार्य करने में सहायता करता है, वो इकाई है कोशिका। तो शरीर की मूलभूत संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका। समान कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलकर के उत्तक बनाती हैं। बहुत सारे उत्तक मिलकर के अंग बनाते हैं, बहुत सारे अंग मिलकर के तंत्र बनाते हैं, और सभी तंत्र मिलकर के हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। उत्तक का उदाहरण लिया जाए तो पेशी और अस्थि उत्तक का उदाहरण है। अंग का उदाहरण है आमाशय और यकृत। तंत्र का उदाहरण है पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र। ये सभी तंत्र के उदाहरण हैं। आज हम पाचन तंत्र को पढ़ते हैं। पाचन तंत्र किसे कहते हैं? वह तंत्र जो भोजन ग्रहण से लेकर मल त्याग तक भोजन का पाचन व अवशोषण करता है, पाचन तंत्र कहलाता है। यहाँ पर 4 कीवर्ड आपको याद रखने हैं। एक तो याद रखना है कि भोजन को ग्रहण करने का काम, और जो मल है उसको त्यागने का काम। तीसरा कीवर्ड है कि भोजन का पाचन करने का कार्य है, और चौथा कीवर्ड है अवशोषण करने का कार्य। तो कहने का अर्थ है कि जो 4 कार्य करे, ऐसा तंत्र जो भोजन को ग्रहण भी करता है, मल का त्याग भी करता है, भोजन का पाचन भी करता है और भोजन का अवशोषण भी करता है, वो कहलाता है पाचन तंत्र। तो ऐसा तंत्र जो भोजन ग्रहण से लेकर मल त्याग तक का भोजन का पाचन व अवशोषण करता है, पाचन तंत्र कहलाता है। 4 कीवर्ड याद रखेंगे, उसके अनुसार ही हम डेफिनेशन तैयार करेंगे। अब बात करते हैं कि पाचन किसे कहते हैं। तो भोजन के जटिल बड़े व अघुलनशील अणुओं को एंजाइमों की सहायता से सरल छोटे व घुलनशील अणुओं में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। तो यहाँ पर आप याद रखें कि जो भोजन के अणु हैं या भोजन के अवयव है वो जटिल होते हैं, बड़े होते हैं, अघुलनशील होते हैं। या ये मान लीजिए कि भोजन के जो अणु हैं एक प्रकार का पहाड़ है। अब उसे तोड़ना है हमें, और तोड़ने का कार्य कौन करता है? एंजाइम करता है। अब बड़ा पर्वत टूट करके छोटे भागों में बदल जाएगा, तो उसी प्रकार जटिल का मतलब कठिन तो बदल जाता है सरल में, बड़े बदल जाते हैं छोटे में, और अघुलनशील बदल जाते हैं घुलनशील में। ठीक है, तो भोजन के जटिल अणुओं को बदल दिया सरल अणुओं में किसने? एंजाइमों ने। भोजन के बड़े अणुओं को बदल दिया छोटे अणुओं में किसने? एंजाइम ने। और भोजन के अघुलनशील अणुओं को बदल दिया घुलनशील अणुओं में किसने? एंजाइमों ने। और यही प्रक्रिया कहलाती है पाचन। भोजन के जटिल बड़े व अघुलनशील अणुओं को एंजाइमों की सहायता से सरल छोटे व घुलनशील अणुओं में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। अब पाचन तंत्र के विभिन्न भाग होते हैं, जिन्हें 2 कैटेगरियों में डिवाइड किया गया है, अंग और ग्रंथियाँ। अंग में कौन कौन से भाग आते हैं? मुख, ग्रसनी, ग्रासनलिया, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार, जिसे रेक्टम कहते हैं। हालांकि ये मलद्वार बड़ी आंत का ही भाग है। ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं? लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि जिसे लीवर कहा जाता है, और अग्न्याशय।
अब इन सब की स्थिति आप देख लीजिए चित्र में, और आपको बोर्ड एग्ज़ाम में ये वाला चित्र बनाना है। ये भी आपके लिए सहूलियत के लिए दिया गया है, पर मेनली आपको एग्ज़ाम में ये वाला चित्र बनाना है। तो चलिए भागों की स्थिति देख लेते हैं। मुख आपको दिखाई दे रहा है कहाँ है? ये है ग्रसनी, ये ग्रासनली, ये आपका है आमाशय, ये है छोटी आंत, ये वाला भाग है बड़ी आंत, और ये है मलद्वार। चलिए ग्रंथियों की स्थिति देख लेते हैं। लार ग्रंथि मुंह में, यकृत ग्रंथि या लीवर यहाँ है, और अग्नाशय ग्रंथि यहाँ पाई जाती है। ठीक है, लीवर और आमाशय के बीच में। और विस्तार से हम आगे बढ़ेंगे। आहार नाल या पोषण नाल किसे कहते हैं? आहार नाल या पोषण नाल किसे कहते हैं? आहार नाल मुख से मलद्वार तक 8 से 10 मीटर लंबी एक नली होती है, जो पाचन तंत्र के सभी अंगों से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ ये बात ध्यान रखें कि हमारे शरीर में ये भोजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए नली होती है। तो जो शुरू कहाँ से होती है? मुख से, मुंह से शुरू होती है और मलद्वार तक ख़त्म होती है। कहने का मतलब है पाचन तंत्र के पहले भाग या पहले अंग से शुरू होकर के अंतिम अंग तक होती है। पाचन तंत्र का पहला अंग मुख था और अंतिम अंग था मलद्वार। तो मुख से मलद्वार तक 8 से 10 मीटर लंबी एक नली होती है, जो किससे बनी होती है? पाचन तंत्र के सभी अंगों से मिलकर बनी होती है। मतलब इस जो नली है या आहार नाल है, वो मुख भी उसी में सम्मिलित है, ग्रसनी भी उसी में सम्मिलित है, ग्रासनली भी उसी में सम्मिलित है, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार, सभी जो अंग है, ग्रंथियों की बात नहीं की जा रही है, सभी अंग मिलकर के आहार नाल बनाते हैं, जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर है और शुरू होती है मुख से और अंत होती है मलद्वार तक। तो आहार नाल क्या है? आहार नाल मुख से मलद्वार तक 8 से 10 मीटर लंबी एक नली होती है, जो पाचन तंत्र के सभी अंगों से मिलकर बनी होती है। आहार नाल के क्या कार्य हैं? अब आहार नाल मतलब मुख से लेकर के मलद्वार तक जितने भी पाचन तंत्र के अंग हैं, सभी आहार नाल के भाग हैं। तो उन सभी का कार्य आहार नाल का कार्य, और मुख्य रूप से क्या कार्य है उनका? एक तो है भोजन को सरलीकृत कर पचाना, एक तो भोजन को सरल करना। अभी पीछे पढ़ा था पाचन की परिभाषा में हमने जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलना। तो वही है भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदल करके पचाना या पाचन की क्रिया करना। तो पहला काम तो ये हो गया कि जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदल करके पाचन करना या पचाना। और अब जो भोजन पच चुका है उसका क्या करना? अवशोषण करना, शरीर में ऑब्जर्व करना, सभी अंगों तक पहुंचाने के लिए ऑब्जर्व कर लेना, अवशोषित कर लेना। और अब जो अवशोषित हो चुका है, अब उसके बाद कुछ अवशिष्ट पदार्थ रह गया है, कुछ खराब पदार्थ रह गया है, ठीक है, उसको बाहर निकालना। या हम कह सकते हैं भोजन को मुख से मलद्वार तक पहुंचाना, कि मुख से लेकर के मलद्वार तक पहुंचाने का जो पथ है वो आहार नाल प्रदान करता है। तो आहार नाल के 3 कार्य हो गए। एक तो भोजन को सरलीकृत करके पचाने का कार्य है, दूसरा है जो भोजन पच चुका है उसका अवशोषण करना है, और भोजन को शरीर के या कहे तो पाचन तंत्र के एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाना, या कहे तो मुख से लेकर के सभी अंगों से गुजरते हुए मलद्वार तक पहुंचाना आहार नाल का कार्य है। अब पाचन तंत्र के अंगों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला अंग पढ़ते हैं हम मुख, मुंह के बारे में पढ़ते हैं। आहार नाल मुख से प्रारंभ होता है। सबसे पहला अंग ही आहार नाल का कह ले या पाचन तंत्र का कह ले, मुख ही है। मुख गुहा में एक जीवा होती है, और आपको पता है मुख में क्या होती है? एक जीभ होती है, जो मुख गुहा के आधार से फ्रेनुलम लिंगुअल जीवा फ्रेनुलम द्वारा जुड़ी होती है।
और ये जो जीभ है हमारे मुंह में किससे जुड़ी होती है? कहने का मतलब एक भाग तो जीभ का स्वतंत्र होता है, आगे वाला भाग तो स्वतंत्र होता है, कहीं भी घूम सकता है, और जो पीछे वाला भाग है जीभ का वो हमारे मुंह से किसके माध्यम से जुड़ा होता है? फ्रेनुलम लिंगुअल या जीवा फ्रेनुलम द्वारा जुड़ा होता है। मुख के अग्र भाग में 2 होंठ होते हैं। मुंह के आगे भाग में 2 होंठ हैं जो क्या कार्य करते हैं? जो मुख खोलने व बंद करने का और भोजन को पकड़ने का कार्य करते हैं। मुख के ऊपर व नीचे के जबड़े में 16 दांत होते हैं कि कुल मिलाकर के मानव के 32 दांत होते हैं। और ऊपर और नीचे के जबड़े की बात करें तो ऊपर के जबड़े में 16 दांत और नीचे के जबड़े में 16 दांत होते हैं। सभी दांत मसूड़ों में स्थित होते हैं। और दांत कहाँ स्थित होते हैं? मसूड़ों में स्थित होते हैं। मसूड़ों व दांतों की स्थिति को गर्त दंती कहते हैं। गर्त का मतलब गड्ढा या कहे तो मसूड़े, और दंती मतलब दांत। तो गर्त मतलब मसूड़े और दंती मतलब दांत। तो मसूड़े और दांतों की जो स्थिति है वो कहलाती है गर्त दंती। चित्र में आप देख पा रहे हैं विभिन्न प्रकार के दांत हैं। 4 प्रकार के दांत मुख्यतः हैं जो आगे हम पढ़ते हैं। चित्र के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि 4 प्रकार के दांत हैं: कृंतक, रदनक, अग्र सरुणक और सरुणक। अब यहाँ आपको एक जबड़े में इनकी स्थिति भी दिखाई गई है, एक जबड़े के भी आधे भाग की स्थिति दिखाई गई है। ठीक है, तो एक जबड़े के आधे भाग में कृंतक होते हैं 2। ठीक है, और कुल मिलाकर के इसको आप 4 से गुणा करोगे तो कृंतक जो है उसकी संख्या आ जाएगी 8, क्योंकि आधे भाग में 2 है तो इधर वाले भाग में 2 होंगे, कुल मिलाकर 4। और ये नीचे जबड़े में 4 है तो ऊपर वाले जबड़े में भी 4 होंगे, तो कुल मिलाकर के 8 हो जाएंगे। इसी प्रकार रदनक कितना दिया हुआ है? एक इस ओर, एक इस ओर, और कुल मिलाकर के 2, और ऊपर वाले जबड़े में 2, तो कुल मिलाकर के आ जाएंगे 4। या आप कर सकते हो कि इनकी संख्या को 4 से गुणा करना है। 2 कृंतक दिए गए हैं, 4 से गुणा किया तो 8 कुल संख्या हो जाएगी पूरे दांत, पूरे मुंह में दांतों की संख्या। रत्नक 1 दिया हुआ है, 4 से गुणा किया तो रत्नक की संख्या आ गई 4। चरणक 2 दिए हुए हैं, 4 से गुणा किया तो इसकी संख्या हो गई 8। और चरणक दिए हुए हैं 3 और 4 से गुणा किया तो इसकी संख्या आ गई 12। और इन सब का टोटल करने पर आ जाएगा हमारा 32, जो कि दांतों की संख्या यहाँ भी दर्शाई गई है। मानव में दांतों की द्विबार दंती व्यवस्था होती है। द्विबार दंती मतलब 2 बार दांत उगते हैं। अर्थात मानव जीवन में 2 प्रकार के दांत, एक तो अस्थायी दूध के दांत होते हैं जो कि केवल बचपन में होते हैं और कुछ समय पश्चात वो टूट जाते हैं और नए दांत आते हैं। और वो जो नए दांत आते हैं वो स्थायी दांत होते हैं, वो जीवन पर्यंत चलते हैं। मानव दांत 4 प्रकार के होते हैं जो कि हमने पीछे भी थोड़ी सी चर्चा कर ली है और अब यहाँ चर्चा कर लेते हैं। पहला है कृंतक, जिसे अग्रदंत भी कहते हैं, आगे वाले दांत। इनकी संख्या 4 होती है। निचले जबड़े में 4, ऊपर वाली जबड़े में 4 और कुल मिलाकर के 8। इनका कार्य क्या है? भोजन को कुतरना व काटना कृंतक का कार्य है। अब ये मानव में कितने वर्ष में या कितने माह में उगते हैं? ये मनुष्य में 6 माह में उगते हैं। दूसरा दांत है रदनक, जो कि मांसाहारी जीवों में अधिक विकसित होता है। मांसाहारी जीवों में अधिक विकसित क्यों होता है? क्योंकि मांसाहारी जीव मांस खाते हैं और मांस को चीरने फाड़ने का कार्य करना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए रदनक यही कार्य करते हैं कि भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं, और मांसाहारी जीवों में चीरने फाड़ने का कार्य ज़्यादा होता है। इनकी संख्या क्या होती है? इनकी संख्या होती है निचले वाले जबड़े में 2 और ऊपर वाले जबड़े में 2। और कब निकलते हैं ये? इनके निकलने का समय है 16 से 20 माह। अग्र चरणक, निचले जबड़े में 4, ऊपर वाली जबड़े में 4, कुल मिलाकर के 8। क्या कार्य करते हैं? भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। कब निकलते हैं? 10 से 11 वर्ष की उम्र में
ये निकल जाते हैं। अगला है चरोनक दांत, जो कि निचले जबड़े में 6, ऊपर वाले जबड़े में 6, कुल मिलाकर के 12। कुल मिलाकर के कितने हो गए हैं? 12। क्या कार्य करते हैं? भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। 12 से 15 वर्ष की उम्र में निकल जाते हैं। अब दांतों का नाम याद कर लीजिए। कृंतक से याद आएगा कुतरना काटना, कै। कृंतक में कै है, कुतरना काटने में कै है। रदनक अभी याद करेंगे, पहले चरोनक का याद कर लेते हैं। अग्र चरोनक और चरोनक, चे आ रहा है, मतलब चबाने का कार्य है। और अब बचा गया चीरने फाड़ना, तो चीरने फाड़ने का कार्य कौन करेगा? बचा हुआ दांत करेगा, जो कि है रदनक। इस प्रकार से आपको दांतों के कार्य याद हो जाएंगे।